हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। पढ़ाई रेगुलर करते रहो। मैं दीपक सैनी और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। तो हम पढ़ने वाले हैं आज अपने लेक्चर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये एक टॉपिक है जिसमें आज हम डिटेल से जानेंगे कि सीएफटी क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो सीएमआई है उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, और सीएफटी किस चीज को बताने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको पहले कह देता हूँ, स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ कि लास्ट तक लेक्चर देखना है, क्योंकि मैं इसमें ऐसी गजब की ट्रिक देने वाला हूँ सीएफटी की जो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी अभी तक, या फिर ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है जो कि एक ही बार में आपको इस पूरे सीएफटी टॉपिक को कवर कर देगा। इसलिए लास्ट तक देखते रहना। बीच में स्किप कर दोगे या स्पीड से देखोगे तो फिर वही बात है, चीजें रह जाएंगी। इसलिए आराम से देखें और लास्ट तक देखें। कंप्लीट सीएफटी हम समझाने वाले हैं। क्लियर है? तो रेडी हो जाएं और देखते रहें रेगुलर लेक्चर। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर सीएफटी को। देखो, पहली बात मैं आपको ये बताऊं, सीएफटी की कुछ बातें कर लेते हैं कि ये जो सीएफटी थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एच बेथे था, उन्होंने दिया था। इन्होंने एच बेथे। ये जो सीएफटी है ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएमआई, यानी कि सीएमआई जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में, उसको डिस्क्राइब करने वाला है, यानी कि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है। और भी कई सारी इंफॉर्मेशन देगा ये, जैसे कलर की इंफॉर्मेशन देगा। वीबीटी कलर की इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू देगा, यानी कि म्यू, उसके बारे में हमें यहां जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा स्टेबिलिटी, यानी कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, इन सब की इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। क्लियर है? तो हम एक एक बातें करने वाले हैं। आगे से आगे हम देखते जाएंगे क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेवलप्ड या गिवन बाई, पहला पॉइंट यही है, गिवन बाई एच बेथे। एच बेथे इन 1930, 1930 में। तो एच बेथे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 में इसको डेवलप किया। ठीक है। अगली बात हम कर लेते हैं कि ये किसके बारे में बताएगा हमें, किसके बारे में बताएगा। तो अगला पॉइंट है, तो हम लिखते हैं पहली बात, देखो एच बेथे ने दिया, ठीक है। अब ये जो है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल भी होता है, तो मैं लिख देता हूं इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। देखो छोटी छोटी बातें हैं वो हम आपको बता देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब दो चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आर डिस्टेंस पे क्या है रखें तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां भी दो टाइप से चार्ज होने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो कैसे होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल भी है, ठीक है, जो हमें किसके बारे में बताएगा बताओ। तो इट्स गिव द इंफॉर्मेशन, इट्स गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएमआई, यानी वो सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी क्या देने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में ये क्या करने वाला है, इंफॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, चलो तो ये कुछ काम की बातें हैं। और देखो जरा ध्यान से, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि लिगेंड दो टाइप के होते हैं बेटा। एक देखो चार्ज्ड, जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन चार्ज हो सकता है, और एक न्यूट्रल हो सकते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो एनायनिक है,
एनाइनिक मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज है, उनको ये पॉइंट चार्ज के टाइप से ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं एनाइनिक लिगेंड, एनाइनिक लिगेंड्स, एनाइनिक लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आवेश, यानी कि जो एनाइनिक लिगेंड है, नेगेटिव जो लिगेंड है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक पॉइंट चार्ज के टाइप से है यहां पर माने गए हैं, यानी कि उन्हें एक बिंदु आवेश मान के चले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से देखो, ये सीएफटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो। एनाइनिक लिगेंड है उनको हम पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे, सीएफटी कह रहा है, यानी कि ऋणावेशित लिगेंडों को एक बिंदु आवेश मानेंगे। और अगर न्यूट्रल क्या हो गया, लिगेंड हो गया, तो न्यूट्रल लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज ए डाइपोल, एज ए डाइपोल। देखो इन वर्डों को ध्यान से देखना, ये पॉइंट चार्ज है और ये डाइपोल है। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव मतलब जहां दो पोल होने वाले, जैसे मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, वहां एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है, वैसे ही यहां डाइपोल होने वाला है, यानी कि एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल होने वाला है। तो जो न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, उनको ये क्या मान के चलता है, डाइपोल मान के चलता है। ठीक है, एक द्विध्रुव के रूप में ट्रीट करता है, मानता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, जैसे सीओ है, क्या है बेटा, सीओ। सीओ क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। सीओ क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड। अब इसको ये डाइपोल मानेगा, डाइपोल मतलब ऐसे, ध्यान से देखो, ये कौन है, कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां क्या होते हैं, बॉन्ड्स, ये लो। तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे तो बताओ इस पर पार्शियली क्या आने लगेगा, माइनस, और इस पर क्या आने लगेगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो जो सीओ है न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल को सीएफटी कैसे ट्रीट करती, इस टाइप से ट्रीट करती। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ऐसे। तो ये डाइपोल बन गया, एक नेगेटिव बन गया एक पॉजिटिव। तो न्यूट्रल लिगेंड को ये डाइपोल के टाइप से क्या करता है, मान के चलता है। क्लियर, तो अभी तक की 5 बातें कंप्लीट हो गई। अब छठी बात ध्यान से देखो, यहां 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट ये है कि फ्री स्टेट के अंदर, फ्री स्टेट के अंदर जो सीएमआई है, उसकी जो पांचों डी ऑर्बिटल है, देखो डी में, डी जो सबशेल है, यानी कि डी उपकोष जो होता है, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, ये हमने पढ़ा है पहले। तो जो पांचों डी ऑर्बिटल है, पांचों डी कक्षक है, उनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। कब, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या है, जब उसके साथ लिगेंड बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी कि लिगेंड है ही नहीं, तो वो फ्री स्टेट में, अभी फ्री है अकेली। तो उस कंडीशन में जो पांचों डी ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी क्या होने वाली है, सेम। और इन्हीं सेम एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल, यानी कि समभ्रंश कक्षक। क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट all d orbitals, all d orbitals of CMI, CMI have similar energy, have similar energy। तो फ्री स्टेट में मेटल के, सीएमआई के जो डी ऑर्बिटल्स हैं सारे, उनकी एनर्जी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल, विच इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड
degenerate d orbitals, which is called degenerate d orbitals, यानी कि इन्हें हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। हिंदी भी लिख देता हूं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं पांचों, उन्हें हम डीजनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। यहां तक की बातें आ गई समझ में? बहुत इजी है, ध्यान से देखते रहो बस। अब हुआ क्या? अब देखो कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई। CFTM किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। अब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो देखो लिगेंड आएगा और इस CMI को अपने इलेक्ट्रॉन देगा वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो जब CMI के पास कौन आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। तो लिगेंड आने की वजह से ये जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से पांचों जो फ्री स्टेट में थे पहले, अब वो क्या करेंगे? दो डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? दो डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि डी कक्षकों का विपाटन। स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो गया? विपाटन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई? तो दो डिफरेंट एनर्जी के क्या बनेंगे? ग्रुप्स बन जाएंगे। अब ये पांचों डिवाइड हो जाएंगे दो ग्रुप में। ठीक है, और इन्हें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और लास्ट में ध्यान से देखो, जब ये दो डिफरेंट एनर्जी में चेंज हो गए तो इनकी डीजनरेसी क्या हो गई? लॉस। तो ये अपनी डीजनरेसी को क्या कर देती है? लॉस कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो यहां पर ध्यान से देखना अगला पॉइंट। किसकी प्रेजेंस में भाई? लिगेंड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, in presence of ligand, all d orbitals of CMI, all d orbitals of CMI split into different energy groups. ठीक है, split into different energy groups. ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं CMI split in two different energy groups. एनर्जी ग्रुप्स। क्लियर? आ गई यहां तक बात समझ में? एंड लॉस्ट हो देते हैं, एंड लॉस्ट दियर डीजनरेसी, एंड लॉस्ट दियर डीजनरेसी। दिस प्रोसेस is called splitting of d orbitals। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब वैसे मैंने पूरी लाइन लिखी है, बाकी मैं इसको शॉर्ट में भी लिख सकता था। क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ऑल डी ऑर्बिटल्स ऑफ CMI, फिर हम लिख सकते थे स्प्लिट इन टू डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स, फिर लॉस दियर डीजनरेसी, एंड लास्ट फिनोमेना इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जैसा भी है, पर मैं सबको लेके चल रहा हूं साथ, तो ध्यान से देखते रहें, बस पढ़ते रहें, और कुछ नहीं है। शॉर्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और आप ऐसे पढ़ सकते हो, बाकी बात एक ही। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से देखो, दो डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स में क्या होने वाला है? डिवाइड होने वाले। जैसे ही दो डिफरेंट एनर्जी ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो जो सेम एनर्जी वाले जो डीजनरेसी थी, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, अब वो डीजनरेट में ही रहे, कुछ की लो हो गई, कुछ की हाई हो गई। तो अब ये डीजनरेसी क्या हो गई? उनकी लॉस हो गई। क्लियर है यहां तक? अब यहां आगे अब ध्यान से देखो, हम जो CFT पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल्स की, ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हम दो टाइप के कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले। तो एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
क्लियर। और एक होता है बेटा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं आपको स्क्वायर प्लेनर में भी समझा दूंगा कि स्क्वायर प्लेनर में इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है। क्लियर। अब यहां पर हम आगे ये चेक करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी और कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होने वाली है। तो ये हम चीजें चेक करने वाले हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहां तक के जो पॉइंट्स थे वो अपने कंप्लीट होते हैं किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम किसमें पढ़ने वाले हैं, पहले ऑक्टाहाइड्रल में। किसमें पढ़ने वाले हैं, ऑक्टाहाइड्रल में। फिर हम पढ़ने वाले हैं टेट्राहाइड्रल। क्लियर। तो फर्स्ट ध्यान से देखो, फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर, बेटा ध्यान से देखना है। फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral complex, octahedral complex। तो अब हमें किसमें पढ़ना है, octahedral complex में CFT पढ़नी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या CFS भी कह सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये क्या हो गया, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल। तो अब हम ये चेक करने वाले हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं जो दो ग्रुप्स में बढ़ रहे हैं, तो वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हैं, वो किस टाइप से बढ़ते हैं, और टेट्राहाइड्रल हैं उनमें किस टाइप से होते हैं, और स्क्वायर प्लेनर में किस टाइप से होने वाले हैं। क्लियर है। चलो, तो अब ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना। हमने ये तो कंप्लीट कर लिया कि फ्री स्टेट में तो क्या होने वाला है, सेम एनर्जी। पर जैसे ही लिगेंड आएगा तो लिगेंड के प्रेजेंस में ये दो डिफरेंट एनर्जी ग्रुप्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब कौन से हाई एनर्जी में जाएंगे और कौन से लो एनर्जी में जाएंगे, तो वो हम यहां चेक करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन में मैं पूरा समझा दूंगा अभी। अब यहां तक की बातें तो सारी की सारी हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब काम की बात क्या है कि कौन से ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होंगे और कौन से ऑर्बिटल लो एनर्जी के होंगे। क्लियर। तो ध्यान से देखना, इधर द डी ऑर्बिटल्स अब कौन से होंगे, ध्यान से देखो, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड की एक्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होंगे या लिगेंड की एक्स के अकॉर्डिंग आएंगे, उनमें रिपल्शन क्या होगा, हाई हो जाएगा। रिपल्शन आया होगा तो एनर्जी क्या होगी, गेन हो जाएगी, और हाई एनर्जी के ग्रुप्स में वो चले जाएंगे। तो द लिगेंड्स प्रेजेंट एट दी the ligands present at the axis of, अभी मैं डिटेल से क्लियर करूंगा कि कैसे, एक्सिस ऑफ लिगेंड, सॉरी द लिगेंड, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी यहां मिस्टेक हुआ है। द डी ऑर्बिटल्स, यहां आएगा डी ऑर्बिटल, द डी ऑर्बिटल, द डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट एट द एक्सिस ऑफ लिगेंड, एक्सिस ऑफ लिगेंड। अब क्या होगा इनमें, पहला काम क्या होगा बताओ, शो मोर रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे। तो पहला पॉइंट इस, देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शो मोर रिपल्शन, शो मोर रिपल्शन, यानी कि ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे। ज्यादा रिपल्शन शो करने की वजह से वो एक दूसरे से कहां जाएंगे, दूर जाएंगे। भाई रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो क्या जाएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, यस कि नो। और दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या करते जाएंगे, गेन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सेकंड नंबर बताओ, मोर रिपल्शन करेंगे। ठीक है, एंड दियर एनर्जी क्या होने वाली है, राइस। तो उनकी एनर्जी क्या होगी, राइस। ठीक है, दियर एनर्जी, दियर एनर्जी, ठीक है, राइस।
ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या होने वाली है, राइज होने वाली है। एनर्जी राइज होगी तो वो क्या होंगे, हाई एनर्जी, किसमें जाएंगे बताओ, तीसरा नंबर, हाई एनर्जी ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जाएंगे हाई एनर्जी ग्रुप्स, हाई एनर्जी ग्रुप्स। ठीक है, हाई एनर्जी ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स हो जाएगा कौन सा, इजी ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, इजी ग्रुप। तो हाई एनर्जी ग्रुप में जाएंगे और इस ग्रुप को हम कौन सा कहेंगे, इजी ग्रुप। क्लियर, हाई एनर्जी ग्रुप में जाएंगे और वो कौन से होंगे बताओ, इजी ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, हाई एनर्जी के ग्रुप को हम किस में डिवाइड करेंगे, इजी, इजी ग्रुप के नाम से हम उसे जानने वाले। तो ये 3 काम होने वाले हैं। पहला, ऐसे डी ऑर्बिटल जो लिगेंड की एक्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे, उनकी एनर्जी राइज होगी, बढ़ेगी, और हाई एनर्जी ग्रुप्स में चले जाएंगे। ठीक है, और कौन से हो जाएंगे वो बताओ, इजी ग्रुप्स। और इनके जो एग्जाम्पल हैं, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं यहां लिख देता हूं बेटा। इसके एग्जाम्पल में एक तो आएगा dx² माइनस y², एक तो ये, और एक आएगा कौन सा बेटा, dz²। तो ये दोनों हैं वो हाई एनर्जी ग्रुप, ठीक है, इजी में शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी जो 3 रह गए वो कहां रहेंगे, नीचे। अभी मैं हम डिटेल से देखेंगे कि कैसे, क्यों जा रहे हैं हाई एनर्जी में, ऐसा क्या हो रहा है, रिपल्शन क्यों हाई हो रहा है, ये सब हम चेक करेंगे। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं जो लिगेंड की एक्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, वो ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और हाई एनर्जी ग्रुप में चले जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, इजी ग्रुप। क्लियर, यहां तक की बातें समझ में आ गई, बहुत इजी पॉइंट थे। ठीक है, देख लो, एच बेथे ने दिया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल भी होता है, स्थिर वैद्युतिक, ठीक है, स्थिर विद्युत मॉडल भी कह सकते हैं। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएमआई, यानी कि जो सीएमआई की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे वो देता है। एनायनिक लिगेंड को कैसा क्या मान के चलता है, पॉइंट चार्ज, यानी कि ऋणावेशित लिगेंड को एक बिंदु आवेश मानता है। न्यूट्रल लिगेंड को ट्रीट करता है एज ए डाइपोल, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड को ये डाइपोल के जैसे मान के चलता है। जैसे ये समझा दिया मैंने, जैसे सीओ न्यूट्रल है तो हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिव इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। फ्री स्टेट के अंदर हमने बात की कि जो सभी ऑर्बिटल्स हैं सीएमआई के, उनकी एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि समभ्रंश कक्षक कहते हैं। अब लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो सेम एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं या 2 भागों में बट जाते हैं। तो इसे ध्यान से देखो, 2 भागों में डिफरेंट एनर्जी के बढ़ जाते हैं, तो इसे डीजनरेसी क्या हो जाती है, लॉस्ट, यानी कि उनकी समभ्रंशता, जो 5 सेम एनर्जी के थे अब सेम के नहीं रहे, तो डीजनरेसी लॉस्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि डी कक्षकों का विपाटन हम कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हमने ये चेक किया कि जो ये स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल में कैसे होती है और टेट्राहेड्रल में कैसे होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अब ध्यान से देखो, 2 भागों में क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, 2 पार्ट्स में जाएंगे। अब कौन से हाई के होंगे, कौन से लो के होंगे। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जो लिगेंड की एक्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, यानी कि लिगेंड जिस अक्ष पे आएगा उसी एक्सिस पे, उसी अक्ष पे ये जो ऑर्बिटल है वो भी आ जाएंगे। तो ये ज्यादा रिपल्शन शो कराएंगे, तो शो मोर रिपल्शन, यानी कि अधिक रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिससे इनकी एनर्जी क्या होगी, राइज होगी, बढ़ेगी, और हाई एनर्जी ग्रुप्स में चले जाएंगे, और उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, इजी। और ऐसे कौन से डी ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी राइज होगी, dx² y² और dz²। क्लियर। अब हम इनको चेक करेंगे कि ये कैसे होगा, फिर हम अगला पढ़ेंगे जिनकी एनर्जी क्या है, लो हो रही है। क्लियर है। तो फटाफट से एक काम कर लें, इसका स्क्रीनशॉट मारे जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा समय लगाएंगे नहीं। ओके, तो ये काम अपना यहां तक का कंप्लीट होता है। अब हम अगला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, हम ये चेक करने वाले हैं कि dx² y² और dz² इनकी एनर्जी हाई क्यों हुई, ऐसा क्या रीजन था, कैसे एक्सिस के अकॉर्डिंग आएंगे। तो हम यहाँ इन डिटेल से देख लेते हैं इनको। तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी, और ध्यान से देखते रहो।
बहुत इजी है और लास्ट में जाते जाते आपको इतना इजी लगेगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे क्या कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है इनकी एनर्जी राइज हुई है। ठीक, इनकी एनर्जी क्या हुई है? राइज, मतलब बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, ऐसा क्या हुआ है वो देखते हैं। चलो अब पहले समझा देता हूं मैं यहाँ। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्या कि सी एफ एस इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। तो यहां से तो सी एफ एस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो, तो ये पहला हम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इनकी एनर्जी क्या हो रही है? राइज हो रही है। कैसे? तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, शेप, वो कैसी होती है। तो देखो, डी ऑर्बिटल्स हैं वो डबल डम्बल शेप के होते हैं, यानी कि द्विडम्बलाकार होते हैं, डबल डम्बल शेप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो देखो बेटा, यहां ध्यान से देखो, बहुत इजी है। देखो अभी क्लियर हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट कि एनर्जी क्यों जा रही है, क्यों बढ़ रही है। चलो ये लो, तो इसे हम मान लेते हैं कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस बेटा। और इसे हम मान लेते हैं कौन सा? वाई एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। तो एक जो डी ऑर्बिटल है वो एक्स पर है और एक डी ऑर्बिटल जो है, सॉरी, एक लोब एक्स पे है, एक वाई पे है। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस ऑर्बिटल में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है। और यहां पे मैं डी जेड स्क्वायर की बता देता हूं। डी जेड स्क्वायर की ध्यान से देखो कैसी होती है। देखो, ये है ना जेड एक्सिस, ये कौन सी है? जेड एक्सिस। क्लियर? तो यहां पर एक जो डी जेड स्क्वायर में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये लोब एक ऊपर है एक नीचे। तो यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एक रिंग है और जेड एक्सिस पे क्या है? लोब है। तो ये हो गया कौन सा? डी जेड स्क्वायर। तो ये डी एक्स स्क्वायर है और ये बेटा डी जेड स्क्वायर। तो ये दो डी ऑर्बिटल्स हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये एक्सिस के अकॉर्डिंग कैसे आ रहा है। तो ध्यान से देखते हैं, मैं थोड़ा 3D में समझा देता हूं। भाई एक बात बताओ, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनती है? ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनती है बेटा कुछ इस टाइप से, आपने देखा होगा ये, ठीक है। और एक जो लिगेंड है वो प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे। ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। मतलब लिगेंड एक तो इस डायरेक्शन से आया, एक इस डायरेक्शन से, एक प्लेन के नीचे, एक प्लेन के ऊपर, एक इधर और एक इधर। ये लिगेंड्स आ रहे हैं। ये लिगेंड की क्या है? डायरेक्शन है। समझ? क्लियर है? तो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या लिगेंड्स के एक्सिस के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स अरेंज हैं क्या। तो ध्यान से देखो, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वालों को एक बार मैं हटा देता हूं। तो ये ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो अगर मैं इनको आपको ऐसे समझाऊं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इनको ऐसे करूं आपके सामने तो ऐसे दिख रहे हैं। देखो, मैंने देखो वही तो था, मैंने तो केवल आपको ऐसे दिखाया है। तो ये है। अब हम क्या करते हैं, ये लिगेंड की डायरेक्शन है। लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा था, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड। अब मैं जरा इस ऑर्बिटल के पास लेके जाता हूं, कंपैरिजन कराता हूं। ध्यान से देखो, लिगेंड इस डायरेक्शन से आ रहा है क्या? आ रहा है। ऑर्बिटल भी इस डायरेक्शन पे आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो इधर से लिगेंड आया, ऑर्बिटल भी इसी डायरेक्शन में, लिगेंड इस डायरेक्शन से आया, ऑर्बिटल भी इसी डायरेक्शन में, लिगेंड इस डायरेक्शन से आया,
ऑर्बिटल भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिगेंड की एक्सिस पर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां फिल होते हैं, ऑर्बिटल्स में। तो जो एक्सिस के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स आएंगे, लिगेंड भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है और ऑर्बिटल भी उसी डायरेक्शन में है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, इनके बिटवीन क्या होगा, रिपल्शन होने लगेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो रिपल्शन होने की वजह से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, ये दूर जाएंगे, हाई एनर्जी पे जाने लगे, और इन्हें हम कौन से ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे, हाई एनर्जी ग्रुप में, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, इजी ग्रुप। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब हम बात कर लेते हैं डी जेड स्क्वायर की। तो देखो ये एक्स हो गई थी, ये वाई हो गई थी, और ये जेड हो गई। क्लियर, ये लो, ये हो गया, क्या हो गया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। कुछ ऐसे देखो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जेड है। तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, इन सबको मैं हटा रहा हूं एक बार, इनको। तो ये तो एक्स वाई प्लेन के थे, क्या ये जेड प्लेन का है, बिल्कुल है। तो ऐसे लिगेंड है क्या, ये मेटल है, एक लिगेंड कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है, एक लिगेंड कहां से आ रहा है, इधर से, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, कंपैरिजन करो, क्या ये भी ऑर्बिटल है, कौन सा, डी जेड स्क्वायर। देखो जिस डायरेक्शन में लिगेंड आ रहा था उसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल आ गया, क्या जेड के डायरेक्शन में लिगेंड आ रहा था, उसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल आ गया, क्या। तो यहां जो लिगेंड है जो आ रहा है मेटल के पास, उसके इलेक्ट्रॉन, और जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो इनकी एनर्जी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, और इनकी एनर्जी बढ़ने वाली है, तो एनर्जी राइज हो जाएगी। तो दोनों की एनर्जी क्या होने वाली है, राइज होने वाली है। यहां तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो चलो, अगर यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि इन दो की एनर्जी क्या होने वाली है, हाई होने वाली है। अब आगे की, तो फिर लो किसकी होगी, तो वो भी देख लेते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं इसी के आगे, यानी कि ऐसे लिगेंड, सॉरी ऐसे डी ऑर्बिटल जो लिगेंड की अक्ष के बीच में आ जाए, अक्ष के अकॉर्डिंग नहीं आए, उनके अक्षों के बिटवीन आ जाए, तो वो क्या करेंगे भाई, सामने तो है नहीं, दूर हो गए, तो रिपल्शन क्या करेंगे, कम, रिपल्शन कम करेंगे, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी, तो वो लो एनर्जी ग्रुप में आ जाएंगे। यस कि नो, वो कौन से में आ जाएंगे, लो एनर्जी ग्रुप। ठीक है, तो कौन से हैं वो भी देखो, अभी हम क्लियर कर देते हैं उसको, जैसे ये क्लियर हुआ है। चलो अब ध्यान से देखो अगला पॉइंट। तो यहां अगला पॉइंट, अगला जो स्टार पॉइंट है वो क्या है कि द डी ऑर्बिटल्स ऑफ the d orbitals of CMI present between the axis of ligand, बिटवीन दी एक्सिस ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड के एक्सिस के बिटवीन होंगे। अब उसमें क्या होने वाला है, तो पहला पॉइंट, शो लेसर रिपल्शन, शो लेसर मतलब कम, लेसर रिपल्शन, यानी कि कम क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, कम रिपल्शन शो करेंगे तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो दियर एनर्जी डिक्रीज्ड। अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो तीसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे, उन्हें हम किसमें, लो एनर्जी ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे।
ठीक है, तो नोन एज लो एनर्जी ग्रुप, ठीक है, नोन एज लो एनर्जी ग्रुप या लो एनर्जी ग्रुप, नोन एज लेसर या लो एनर्जी ग्रुप, लो एनर्जी ग्रुप। और लो एनर्जी ग्रुप है, इसको हम जानते हैं T2G के नाम से। किसके नाम से जानेंगे भाई? किसके नाम से जानेंगे बेटा? T2G के नाम से जानेंगे। और इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन आ जाएंगे? देखो बाकी कौन से बचे? DXY, DYZ और DXZ। तो ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होने वाली है? लेस, डिक्रीज होने वाली। और डिक्रीज हो जाएगी तो ये लो एनर्जी के ग्रुप्स में क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये लो एनर्जी के ग्रुप में स्प्लिट होने वाले। क्लियर? तो यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो ले लो फटाफट। हो गया? ओके। अब हम आगे बढ़ लेते हैं कि इनकी एनर्जी डिक्रीज क्यों हुई है। तो इससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो अब मैं इनकी स्ट्रक्चर समझाता हूं। तो इनको तो समझ लिया था आपने दोनों। अब हम तीन और समझ लेते हैं। कौन कौन सी? DXY, DYZ और DXZ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, ये है एक्स एक्सिस बेटा, ये है वाई एक्सिस। क्लियर? तो DXY जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे अरेंज होता है। तो ये हो गया बेटा कौन सा? DXY। चलो ऐसे ही फिर हम DYZ मान लेते हैं। तो इस बार ये y मान लेते हैं, इस एक्सिस को मैं क्या मान लेता हूं? z। तो DYZ भी कैसा होता है? ऐसा। तो ये हो गया बेटा कौन सा? DYZ। और लास्ट में हम DXZ की बात कर लेते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं x एक्सिस और इसे मान लेते हैं z एक्सिस। तो DXZ जो होता है वो भी ऐसा होता है। ठीक है, ये लो। तो ये कौन सा हो गया बेटा? DXZ हो गया। तो देखो DXY, DYZ, DXZ। अब इसको हम फिर से 3D में चलते हैं, तो फिर से आपको समझाते हैं क्या है। देखो ये कौन सा है? ये X और ये Y। ध्यान से देखो बेटा, ये लो। देखो ये कौन सी एक्सिस है? X एक्सिस से ये ग्रीन इधर। ये कौन सी है? Y एक्सिस। तो पहले हम X और Y की बात कर रहे हैं। तो ये बनता है ऑक्टाइड्रल, कुछ इस टाइप से बनता है ऑक्टाइड्रल। देखो आपने पढ़ा होगा ऑक्टाइड्रल में, हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन पढ़े थे, समन्वय बहुफलक, वहां बताया था ये अष्टफल की ऐसे बनता है। यानी कि लिगेंड यहाँ इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन से आ रहा है। क्लियर है? तो लिगेंड इन डायरेक्शन से आ रहा है। मैं इनको हटा देता हूं अभी। तो ये लिगेंड की डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, इधर से इधर से इधर से आया। इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे है। तो लिगेंड इधर से आया, इधर से। अब जरा कंपैरिजन करवाओ, ये वो जो ऑर्बिटल है, देखो लिगेंड आ रहा है इस डायरेक्शन से, आ रहा है, लिगेंड आ रहा है इस डायरेक्शन से, जबकि ऑर्बिटल कहां रह गया? इनके बीच में। ये देखो ऑर्बिटल तो यहां रह गया, लिगेंड इधर से आया, इधर से आया, ऑर्बिटल बीच में रह गया। ऐसे ही देखो यहां भी लिगेंड इधर से आया, इधर से आया, ऑर्बिटल इनके बीच में रह गया। ऐसे ही इधर रह गया, ऐसे ही इधर रह गया। क्या लिगेंड की एक्स पर आ रहा है ऑर्बिटल? नहीं आ रहा। तो DXY लिगेंड की एक्सों के कहां आ रहा है? बीच में। बीच में आ रहा है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो साइड में चले गए ऑर्बिटल। लिगेंड जिस डायरेक्शन से आ रहा है उससे दूर हो गए, तो रिपल्शन कम होगा। यहां भी देख लो, ये y और ये z। इस बार इसको y मान लेते हैं, इसको x की जगह में z मान लेता हूं। वैसे तो यहां शो करना चाहिए ऐसे, पर बोर्ड पे 2D में हम यहां बता नहीं सकते। तो इसको मैं z मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। फिर से आप देखो लिगेंड zx पे आ रहा है, yx पे आ रहा है, बट ऑर्बिटल इनके बीच में रह गए। सही है? ऐसे ही देखो इनके बीच में, तो लिगेंड की एक्सों के बीच में। ये भी देख लो, इसको z मान लो, इसको x, यहां भी बीच में आ गए। तो तीनों ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड की एक्सों के बिटवीन आएंगे, बीच में आएंगे।
और बीच में आएंगे तो रिपल्शन क्या कराएंगे, कम। रिपल्शन कम कराएंगे तो इन्हें हम कौन से में शिफ्ट करेंगे, लो एनर्जी ग्रुप, और लो एनर्जी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, T2. यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अरे आ गई क्या बात समझ में? चलो, अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम आगे इसका एनर्जी डायग्राम बनाने वाले हैं। किसका? CFS इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें एनर्जी डायग्राम देखना है और वहां से हम स्प्लिटिंग समझ लेते हैं कि एनर्जी डायग्राम कैसे बनना है। तो यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूं। ओके, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, एनर्जी डायग्राम की, कि एनर्जी जो डायग्राम है इनका वो कैसे बनेगा। तो हम एनर्जी डायग्राम भी बना लेते हैं। आ जाओ, ज्यादा समय हम लगाएंगे नहीं। तो दो ग्रुप बन गए, एक T2Z, एक EZ, समझ। अब हम बात करते हैं एनर्जी डायग्राम। चलो, तो एनर्जी डायग्राम देखते हैं। एनर्जी डायग्राम देखते हैं, आ जाओ। देखो, फ्री स्टेट है, उस कंडीशन में एनर्जी क्या है, सेम, और एनर्जी क्या होगी, कम। क्योंकि लिगेंड आता है तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। देखो, हाई एनर्जी और लो एनर्जी में डिवाइड होती है। तो ध्यान से देखो, वाई एक्सिस जो मैं ले रहा हूं, ये यहां पर वाई एक्सिस जो हम ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस हम लेंगे किसकी, एनर्जी। ये वाई एक्सिस हम लेंगे किसकी, एनर्जी की। और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। क्लियर है? देखो ध्यान से, जो फ्री स्टेट है उस कंडीशन में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ये है और कम होती है। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ CMI इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। जब लिगेंड नहीं आया तो इनकी एनर्जी ये है, ये यहां पर देखो, ये एनर्जी है। कौन कौन से हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y², DZ², ये है। ठीक है, अब यूं समझो इसको, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं मेथड। जैसे मान लो कि यहां कोई 5 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग खड़े हैं। ये अभी फ्री स्टेट में है, यानी कि इनको किसी चीज का कोई डर नहीं है, तो ये बहुत रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्स मतलब लो एनर्जी पे मस्त रहेंगे, ठीक है। इधर उधर भागेंगे नहीं, आराम से जहां खड़े हैं वहां खड़े रहेंगे। तो एनर्जी क्या रहेगी इनकी, लो रहेगी, चिल रहेंगे, मस्त, ठीक है, बिंदास। अब ध्यान से देखो, तो ये फ्री स्टेट की बात है। अब कौन आता है इन मेटल के पास, इन डी ऑर्बिटल के पास, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। यानी कि अब फ्री स्टेट में था, अब लिगेंड आएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जैसे ही लिगेंड आता है तो ये जो डी ऑर्बिटल है, इन 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ने लगती है, और बढ़ते 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 एक लेवल पर चली जाती है, ठीक है। तो यहां हम कह देते हैं कि ये एक लेवल आ गया जहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये भी बताएंगे कि कैसे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या हो गई बेटा, इनकी एनर्जी बढ़ गई, किसकी प्रेजेंस में, लिगेंड की प्रेजेंस में। तो यहां हम लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ CMI, डी ऑर्बिटल ऑफ CMI इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। यानी कि लिगेंड की प्रेजेंस में ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं 5, उनकी क्या हो गई, एवरेज एनर्जी। तो अब जरा ऐसे समझो कि ये 5 लोग थे, फ्री थे, इनको किसी चीज का डर नहीं था, तो इनकी एनर्जी क्या थी, लो थी, और सब मस्त थे, सब सिमिलर एनर्जी में थे, चिल थे।
अब मान लो लिगेंड लिगेंड आया, लिगेंड क्या लेके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मान लो कोई छठा आदमी आया, ये यहां से कोई छठा आदमी है, ये रहा। ये छठा आदमी क्या कर रहा है? देखो लिगेंड क्या लेके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये छठा आदमी इलेक्ट्रॉन तो नहीं, एक बंदूक लेके आ रहा है, बंदूक। जैसे ही इनको ये आदमी दिखा तो इन पांचों को डर लगने लग गया, और डर लगता है तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, अनस्टेबल होंगे, ये एक जगह रुकेंगे नहीं, कोई इधर कोई उधर होना स्टार्ट होगा। तो अनस्टेबिलिटी मतलब एनर्जी बढ़ जाना, और एनर्जी बढ़ जाना मतलब एक जगह स्टेबल नहीं होना। तो जैसे ही बंदूक वाले आदमी को ये देखेंगे, ये पांचों डरेंगे, क्या पता किस पर बंदूक चल जाए। तो इन पांचों का डर क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, और पांचों की एनर्जी भी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो देखो डी ऑर्बिटल जो पहले फ्री स्टेट में थे, अब लिगेंड जैसे जैसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, तो इनमें क्या लगने लगेगा? रिपल्शन, पांचों में, क्योंकि अभी लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए नहीं, वो तो केवल आ रहा है। तो इसके कारण ये पांचों की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, अब ये पांचों जो डर रहे हैं वो कब तक डरेंगे? कब तक इनकी एनर्जी बढ़ेगी? जैसे जैसे ये इनके पास पहुंचता जाएगा, इनका डर बढ़ने लगेगा, और जब बिल्कुल पास चला जाएगा और खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल पास जाकर के, अभी इसने बंदूक ना चलाई ना किसी पर रखी, बस जाके क्या हुआ? इनके बिल्कुल पास खड़ा हो गया। तो अब ये पांचों डरते 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 इनका डर मैक्सिमम हो गया जब वो पास चला गया। क्यों? अब बंदूक चलेगी किसी न किसी पर। तो पांचों की एनर्जी बढ़ गई है और एक मैक्सिमम लेवल पे होगी। अब इससे ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि ये जितना आना था पास आ गया। ठीक है, तो ये एवरेज एनर्जी हो गई पांचों की एनर्जी राइज होते होते ये हो गई। मतलब इस कंडीशन में लिगेंड केवल पास आया, अभी तक लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन नहीं दी। तो ये पांचों की एवरेज एनर्जी हो गई। अब क्या हुआ? तो ये कहां तक पहुंच गया? ये आदमी इनके बिल्कुल पास। तो ये आदमी ये आता आता इनके पास, तो इनका डर बहुत बढ़ गया, और पांचों का एवरेज जो एनर्जी है वो ये हो गई। पांचों डर रहे हैं अभी। ओके, अब ध्यान से देखो, अब लिगेंड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा, किसमें? ऑर्बिटल में। तो अब ये जो आदमी है लिगेंड, जो बंदूक लेके आया, बंदूक मतलब इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ये जो आदमी है अब क्या करेगा? किसी एक या दो जो आदमी वहां है पर्टिकुलर, उनकी तरफ बंदूक, गन पॉइंट पे कौन आएंगे? बंदूक घुमाएगा, और मान लो किसी एक आदमी की कनपट्टी पे बंदूक रख दी, तो अब उस आदमी का डर क्या हो गया? और ज्यादा बढ़ गया कि मैं तो गया, आज मैं मरने वाला हूं। सही है कि नहीं? तो जिसकी कनपट्टी पर जो गन पॉइंट पे है, उसका डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। यस कि नो? अब गन पॉइंट पे कौन है? जो बंदूक की नोक के सामने, वही तो गन पॉइंट पे है। और बंदूक की नोक के सामने मतलब लिगेंड के सामने। ये छठा आदमी कौन था? लिगेंड। तो जो लिगेंड के सामने यानी कि उसकी अक्ष पर आएगा, वो गन पॉइंट पे, तो उसका रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा ना, उसका डर और बढ़ेगा ना। बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी ना। बात समझ में आई? तो यहां पर आप देखो ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से थे? दो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। उनका डर और बढ़ेगा क्योंकि वो दोनों गन पॉइंट पे। तो अब यहां से ध्यान से देखो, कुछ की एनर्जी क्या होने वाली है? हाई। और वो कौन है यहाँ पे? दो। कौन कौन से हैं? एक तो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा, और एक कौन सा है बेटा? dz स्क्वायर। क्या इनका डर बढ़ जाएगा? सही बात है। तो जो गन पॉइंट पे आए, जिन आदमियों की कनपट्टी पर बंदूक रख दी, उनका डर बहुत ज्यादा हो गया कि आज हम मरेंगे। अब जो बच गए, बाकी के जो बच गए, वो क्या सोचेंगे? बचे हम। क्यों? क्योंकि गन जो है उनकी तरफ है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ आज तो बच गए भाई, बाल बाल बचे। यस कि नो? तो उनका डर थोड़ा क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि अब गन पॉइंट किधर है? गन पॉइंट पर कौन है? वो दो लोग हैं, तो गन उधर चलेगी। क्लियर है? तो इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि वो डरेंगे पर कम डरने लगेंगे। अब पर इतना भी नहीं है कि फ्री स्टेट में जितने मस्त है उससे भी कम डर जाएंगे, नहीं, थोड़ा डर तो रहेगा, पर पहले जो पांचों का बड़ा था उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और जिनके सामने लिगेंड आया है वो हाई हो जाएंगे, तो इनकी एनर्जी थोड़ी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। तो कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी? थोड़ी डिक्रीज। और जिनकी डिक्रीज हो जाएगी वो थोड़े लो एनर्जी पे आ जाएंगे। तो ये हो गए तीन। कौन कौन से? dxy, dyz और dxz। बात समझ में आ गया? ये हो गया। और ये एवरेज एनर्जी वाला जो सेंटर है, इसे बेरी सेंटर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, बेरी सेंटर। तो ये बेरी सेंटर है। क्लियर हुआ? तो ये एवरेज एनर्जी। अब ध्यान से देखो, एवरेज एनर्जी से एनर्जी क्या हुई है, बढ़ी है इनकी। तो ये जो एनर्जी बढ़ती है ये वाली, ये कितनी बढ़ती है, तो ये एनर्जी बढ़ती है बेटा 3/5 डेल ओ। अब ये डेल ओ क्या है वो भी देखो, 3/5 का मतलब हो गया 0.6 डेल ओ। अब ये डेल ओ क्या है अभी बताने वाले हैं। और जो डिक्रीज होती है यानी कि जिनकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, तो वो होती है -4/5 डेल ओ, यानी कि -0.4 डेल ओ। ये कम हुई है, माइनस का मतलब डिक्रीज हुई है। ठीक है, क्लियर है? अब ये डेल ओ क्या है वो भी सुनो ध्यान से देखो। ये जो हाई एनर्जी के ग्रुप को हम किस नाम से जानेंगे बेटा, इजी ग्रुप। तो ये तो इजी हुए। और लो एनर्जी को हम किस नाम से जानेंगे, T2Z ग्रुप्स। तो ये T2Z है। तो डी ऑर्बिटल्स में इजी और T2Z के बिटवीन जो डिफरेंस है एनर्जी का, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये ऑक्टाइड्रल में किसके इक्वल आएगी, डेल ओ। यानी कि एनर्जी में क्या आया है, चेंज आया है। लो एनर्जी से कहां हुआ है, हाई एनर्जी में। तो इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, चेंज है, वो तो हो गया डेल। और ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाइड्रल में। तो ऑक्टाइड्रल में ये जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, इसे ही हम क्या लिखते हैं, डेल ओ। और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, एनर्जी का डायग्राम है। किसमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। सारी बातें क्लियर हो गई, किनकी ज्यादा होनी है और किनकी कम होनी है। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये अपना पॉइंट यहां तक का क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको ढंग से देख लो, आगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ढंग से पढ़ लो इसको। ठीक है, ये बैरी सेंटर है एवरेज एनर्जी का। हाई कितनी होती है, 3/5 डेल ओ, यानी कि 0.6 डेल ओ बढ़ती है, ये घटती है। क्लियर है, आ गई बात समझ में? माइनस का मतलब डिक्रीज हुई है। बाकी अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, 0.6 और 0.4 को, तो ये कितना आएगा, चेंज देखो, डेल ओ के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ओ। माइनस का मतलब तो डिक्रीज हुई है एनर्जी। क्लियर? तो यहां तक की ये बातें हो गई। तो जल्दी से आप क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, तो यहां तक की बातें अपनी कंप्लीट हो गई। तो ये स्प्लिटिंग वाला क्या हो गया है, डायग्राम, एनर्जी का डायग्राम कंप्लीट हो गया ऑक्टाहेड्रल में। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो क्या है, ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, और ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट और है, वो हम पढ़ लेते हैं, और फिर CFS कंप्लीट हो जाएगा किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। तो मिटा देता हूं इसको। तो अगला जो पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं किसकी, CFSE की। किसकी बात करने वाले हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और आपको पता चल गया T2G और EG, इनके बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको ऑक्टाहेड्रल में हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल ओ से। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। इसकी बात कर लेते हैं बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये CFSE क्या होती है, तो अभी अभी हमने बात की क्या, कि जो हाई एनर्जी और लो एनर्जी ग्रुप्स हैं, उनके बिटवीन जो एनर्जी का डिफरेंस है। तो यहां हम लिख सकते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2Z या EZ एंड T2Z ऑर्बिटल्स, EZ एंड T2Z, EZ एंड T2Z ऑर्बिटल्स,
T2Z ऑर्बिटल्स, यानी कि इजी बोले तो हाई एनर्जी ग्रुप और T2Z बोले तो लो एनर्जी ग्रुप। तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनका जो डिफरेंस है एनर्जी का वो क्या होता है, CFSE होता है। क्लियर? और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेलो से। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाई डेलो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये किससे डिनोट किया जाता है, डेलो से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिनोट करते हैं। यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी भी नहीं चाहिए। तो ये तो डेलो से हम इसे डिनोट करेंगे किसके में, ऑक्टाहेड्रल में। बाकी स्प्लिटिंग CFSE होती क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है इजी और T2Z के बीच का, वही एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, CFSE होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं कि CFSE ऑक्टाहेड्रल में निकाले कैसे। ठीक है, तो CFSE निकालने का एक फॉर्मूला होता है। CFSE निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि x इंटू 0.6 डेलो, x इंटू 0.6 डेलो प्लस y इंटू -0.4 डेलो। ठीक है, y इंटू -0.4 डेलो प्लस z इंटू p। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें कौन सी चीजें क्या हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो वो भी बड़े ध्यान से देखो यहां पर मैं आपको क्या कहता हूं, इधर ध्यान से सुनना। यहां कौन क्या है, तो यहां जो x है, x इक्वल्स टू वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन इजी ऑर्बिटल्स, यानी कि जो इजी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है x। 0.6 डेलो अभी आपने देखा है, जो एनर्जी राइज हुई थी वो एनर्जी थी। ठीक है, और यहां y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z ऑर्बिटल्स। तो T2Z ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, वो कौन है, y। अब -0.4 डेलो क्या था, जो एनर्जी डिक्रीज हुई थी T2Z के लिए, हुई थी। अब यहां पर हम आगे की बात करते हैं कि z क्या है, तो z जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पेयर्स। z क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालेंगे, तो वो अभी मैं बता देता हूं, थोड़ी देर रुके। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करें। और फिर जो P होती है, तो P होती है क्या, पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। तो P होती है पेयरिंग एनर्जी। अब ये पेयरिंग एनर्जी होती क्या है, तो सुनो जरा ध्यान से। देखो, कोई अगर मान लो ऑर्बिटल है, जैसे ये ऑर्बिटल, इनमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो वो पेयर करेगा। अब पेयर करने के लिए आप खुद बताओ मुझे कि एक ऑर्बिटल में पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, फिर आप उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट करने वाले, तो आप एक बात बताओ, क्या सेम चार्जेस के बिटवीन रिपल्शन नहीं होगा कि नहीं होगा। और रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां रह नहीं पाएगा, तो इसको पेयर करने के लिए, अब देखो रह नहीं पाएगा खुद, तो हमें जबरदस्ती का काम करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती रखना पड़ेगा। जबरदस्ती के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वही एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, तो पेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप
पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी देनी पड़ेगी इनको, क्योंकि ये अपने आप तो रह नहीं पाएंगे, तो हमें एनर्जी जबरदस्ती रखना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बस उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी समझ में आ गई होगी। चलो ये चीज तो क्लियर हुआ। अब ये नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। नंबर ऑफ पेयर ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपके पास डी ऑर्बिटल है, ये 5, ये कितने ऑर्बिटल हैं डी, 5। ठीक है, और आपके पास यहां पर ध्यान से देखो, जैसे ये हो गया Eg और ये हो गया T2G, सही है। जैसे डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6। अब इनको फिल करते हैं, तो ये T2G है और ये Eg है। ध्यान दो, पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाएगा, तो देखो 1 2 और 3। अब यहां दो कंडीशन, अगर SFL हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, देखो मैं समझा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे, ये सारी चीजें बाद में आने वाली हैं, पर मैं यहां समझा देता हूं कैसे। तो SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। देखो कितने हैं, 6 हैं, 5 और 1 6, पहले 3 भर गए, तो ये पहले पेयरिंग करेगा, मतलब ऐसे पेयरिंग कर देगा, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इजी में। क्लियर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहले पेयरिंग करेगा। तो अब जेड कैसे निकालेंगे, देखो दिस साइड पेयर, यानी कि Eg और T2G में नंबर ऑफ पेयर्स, तो दिस साइड पेयर्स माइनस दिस साइड पेयर, इस साइड में पेयर डी ऑर्बिटल्स में, डी जनरेट, और इनमें पेयर, तो इनमें पेयर कितने हैं, 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और इसमें पेयर कितना है, 1, तो 3 माइनस 1 2। तो जेड की वैल्यू 2 आई कब, SFL में। और अगर मैं यहां कहता ये WFL होता, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, और फिर यहां आता 6, तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो फिर जेड की वैल्यू कितनी आ जाती, 0। तो जेड की वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये एनर्जी आ गया, क्लियर है। तो ये CFSC एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, किसमें, ऑक्टाहाइड्रल में। जो हम कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ गई। तो ये तो मैं मिटा देता हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन वैसे आएंगे नहीं, तो एनर्जी चाहिए, ये हो गया। अब लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डेलो, यानी कि ये जो डेलो है इसका हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि क्या महत्व है इसके। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी, CFSC। जल्दी से आप इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो जल्दी से ले लो भाई। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया बेटा, यहां तक का क्लियर है। अब हम लास्ट में देखने वाले हैं क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ डेलो, यानी कि डेलो की क्या सिग्निफिकेंस है, या CFSC की बात कर लेते हैं। क्लियर है, मिटा देता हूं मैं इसका। चलो, तो इसको हमने मिटा दिया है। तो ये चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनके क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे बिल्कुल। अभी केवल थ्योरी पढ़े, ढंग से पढ़े, ताकि आगे प्रॉब्लम आए नहीं। क्लियर है, चलो तो लास्ट में हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेलो, सिग्निफिकेंस ऑफ डेलो, और वो सब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो सिग्निफिकेंस अलग पेन से लिख देते हैं, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेलो, ठीक है, जिसे हम CFSE भी कह रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कह रहे हैं, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूजेज है डेलो की। तो यहां पर केस नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो, केस नंबर फर्स्ट देखो, हमने अभी अभी 2 एनर्जी देखी, कौन सी, एक पेयरिंग एनर्जी और एक डेलो स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पहला केस क्या कहता है कि अगर मैं कहूं कि डेलो की वैल्यू कम हो किससे, पी से, यानी कि पेयरिंग एनर्जी से, ये वाला चीज ध्यान रखना, डेलो की वैल्यू क्या हो, पेयरिंग एनर्जी से कम हो। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं फटाफट से। जैसे हम यूं कह रहे हैं कि देखो यहां देखिए कि हमारे पास ये क्या है, डी ऑर्बिटल से कितने, 5, 1 2 3 4 5, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं, एक Eg में और एक T2G में। यहां तक की बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू है वो ज्यादा है। जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूं कि हमारे पास D5 होता,
क्या होता, D5, मतलब डी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इधर तो ऐसे होते 1 2 3 4 5 सेम एनर्जी के यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन इधर जब T2G और EG में हम फिल करेंगे, T2G और EG में हम फिल करेंगे, तो ध्यान से देखो, पहले लो एनर्जी में आएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, ये लो। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है अगला, भाई 3 आ गए, चौथा यहां भी जा सकता है और यहां पेयरिंग भी कर सकता है। और ये वाली जो एनर्जी का डिफरेंस था वो कौन सा था, एक बात बताओ, डेलो था, यस कि नो। अब ध्यान से देखो, जैसे सपोज दैट मैं कहूं कि डेलो की वैल्यू मेरे को 5 किलो जूल चाहिए, ये लो, कितनी चाहिए, 5 किलो जूल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो तीसरा तो ये भर गए, चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाए, उसके लिए मेरे को कितनी एनर्जी चाहिए, 5 किलो जूल। और अगर उसी इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पेयर कराऊं, तो जो पेयरिंग एनर्जी है इसके लिए, पेयरिंग एनर्जी वो मान लो मेरे को चाहिए कितनी, 8 किलो जूल। तो क्या पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गई, किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इनके गैप के, इनके बिटवीन जो गैप है उससे। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेलो से, ठीक है, ये कंडीशन है, बोलो हाँ कि। तो अब आप मुझे बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरेंगे लो एनर्जी में, फिर चौथा या तो यहां जा सकता है या यहां पेयर कर सकता है। अब पेयर कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 8 किलो जूल, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे 1 किलो जूल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे ही एनर्जी 5 किलो जूल हुई, इलेक्ट्रॉन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि उसके लिए कितनी चाहिए, 5 किलो जूल। तो जैसे ही 5 किलो जूल मिली, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर। पेयरिंग कब करेगा, 6 7 8, 8 पे जाके पेयरिंग करेगा, पर उससे पहले तो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो पेयरिंग हुई ही नहीं। तो एक बात बताओ कि डेलो की वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से कम हो, तो इस कंडीशन में क्या पेयरिंग हो सकती है, तो यहां पेयरिंग विल नॉट अकर, यहां पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग यानी कि जोड़ा नहीं बनेगा, पहले पहले ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे नीचे, तो पेयरिंग विल नॉट अकर, विल नॉट अकर। अच्छा, एक और चीज बताओ जरा, पेयरिंग है वो कौन सी कंडीशन में होती थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, क्योंकि वही पेयरिंग कराते थे। पेयरिंग किसकी कंडीशन में नहीं होती, वीक फील्ड लिगेंड की, VBT में पढ़ा था। इसका मतलब यहां पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब ये कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये कौन सी कंडीशन है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो ये वाली कंडीशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर। और लास्ट में अगर हम बात करें, क्लियर, लास्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, और वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में कौन से बनते थे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, याद करो। तो ये बन जाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। क्लियर है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग कब नहीं होती है, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। और कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम केस नंबर 2 भी देख लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये हो सकता है क्या, कि इस बार डेलो की वैल्यू ज्यादा होगी इससे, पेयरिंग एनर्जी से, ये केस हो सकता है। तो अब उल्टा कर सकते हैं हम, क्या, कि इस बार डेलो जो है वो तो हमें चाहिए 8 किलो जूल, और पेयरिंग एनर्जी हमें कितनी चाहिए इस बार, 5 किलो जूल। तो अब ध्यान से देखो, अब हम एनर्जी देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, चौथा ऊपर भी जा सकता है या पेयरिंग करा सकता है। क्लियर है। तो अब यहां से ये चौथा इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो अब ध्यान से देखो, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, 1 किलो जूल, 2 किलो जूल, 3 किलो जूल, 4 किलो जूल, 5 किलो जूल जैसे ही पहुंची, ये जो इलेक्ट्रॉन है चौथा, वो क्या कर जाएगा, पेयर कर जाएगा। क्यों, पेयरिंग के लिए 5 किलो जूल चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, तो पहले क्या कर जाएगा, पेयरिंग, यानी कि वो ऊपर नहीं जाएगा, यस कि नो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा, तो चौथा, फिर ऐसे ही पांचवा, वो भी क्या कर जाएगा, पेयर। क्लियर है। क्योंकि यहां जाने के लिए तो 8, जैसे ही 8 पहुंचेगी तब हो गया ना, तो 5 पे ही पेयरिंग का काम चालू हो गया, तो पहले पेयर करेंगे, तो यहां पेयरिंग विल अकर। तो यहां पहला काम, पेयरिंग विल अकर।
अच्छा, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग किसकी कंडीशन में होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसे हम क्या कहते हैं? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहां बनने वाला है। तो ये हमने ऑक्टाहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग चेक कर लिए, कैसे होती है सारा कुछ समझ लिया हमने डिटेल से। तो यहां जाकर के हमारा ऑक्टाहाइड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और आगे हम नेक्स्ट में टेट्राहाइड्रल में क्या करने वाले हैं? स्प्लिटिंग चेक करने वाले हैं। अगर ये डिटेल से आपने समझी है तो ऑक्टाहाइड्रल बहुत इजी है, वो ज्यादा नहीं 10 15 20 मिनट में क्या हो जाएगी? कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट लगने वाले। तो इसको आप ढंग से देखें, अच्छे से पढ़ें इसको, ताकि टेट्राहाइड्रल है वो समझ में आ जाए, और स्क्वायर प्लेनर है उसको भी मैं आपको समझा दूंगा डिटेल से। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यही क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? आप ज्यादा से ज्यादा देखो क्या कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाए भाई, अपने मोहल्ले में आसपास की जगह तहलका मचा दे, लोगों को बता दें कि ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ आप अच्छी क्लासें ले सकते हैं। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। और लास्ट में मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या? बोलो, सोचो। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर बच्चों। ओके बच्चों।